हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आज हम जो है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कहती है कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट वेरिएबल कंपोनेंट्स यूजिंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये डेफिनेशंस हमको क्या बताती है, इसको समझते हैं। कि बोलता है कि अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के पास कैन हैव कांस्टेंट, उसके पास कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कंपोनेंट्स यूजिंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें छोटी छोटी चीजें मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहले वर्ड है वेरिएबल। हम प्रीवियस क्लासेस में या अपनी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जो किसी टर्म के साथ एक्स वाई जेड के एलिमेंट जो वेरीज करते रहते हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कौन, इससे पहले कौन पढ़े थे, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट हम किन्हें कहेंगे, कोई भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट्स कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स यूजिंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मतलब पॉलीमर हम फाइनली उसको कह रहे हैं जिसमें कांस्टेंट का यूज हुआ हो, 1 2 3 4 5 वेरिएबल एक्स वाई जेड के एलिमेंट का यूज हुआ हो, और उसके साथ कौन कंपोनेंट यूज हुए हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया हो, वही क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब आगे आते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जनरली मैंने यहां पर 5 टाइप के पॉलिनोमियल लिए हैं, जनरली 5 टाइप के लिए हैं, जिसमें पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम पहले समझ लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है, अभी हमने कांस्टेंट का मतलब बताया था कि किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, या हम कह सकते हैं उसकी पावर 0 होती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास 0x³ है, तो क्या इसकी डिग्री, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 0x³ इक्वल टू 0, इसकी कोई डिग्री हुई नहीं हुई। तो मतलब फाइनली हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट फॉर्म में हो, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, 8th में पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या हो सकता है, ax plus b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, ax plus b इज लीनियर पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 2x plus 5 is a linear polynomial? क्यों? लीनियर की डेफिनेशन हमसे कहती है कि जहां वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो जहां वेरिएबल की पावर मैक्सिमाइज डिग्री कितनी हो, 1, हम उसको कहते हैं लीनियर। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, ax² plus bx plus c, इसको हम क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि जिसकी डिग्री मैक्सिमाइज, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया जाता है। प्रीवियस लेसंस में हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, लेकिन डेफिनेशन से समझा जा सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए हम क्या कहेंगे, इसका एग्जांपल यहां लिख लेते हैं, 2x² plus 4x plus 2 = 0, मैक्सिमाइज पावर 2 है, क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल सेम एज, क्यूबिक का मतलब 3 पावर होता है, तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ax³ plus bx², क्योंकि पावर कम होती चली जाएगी, प्लस cx plus b हम कह सकते हैं। अब एक बात यहां पर नोट कीजिएगा, जीरो पॉलिनोमियल में आने से पहले अगर मैं यहां पर एक बात कहूं, क्या, इस वाली कंडीशन में कि वेयर a नॉट इक्वल टू द 0, मतलब कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर इन दोनों में अगर a नॉट इक्वल टू 0 डिनोट किया है, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये संभव नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, समझते हैं। मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए क्या लेता हूं, ax² plus bx plus c, मैंने एक फॉर्म ली।
अगर मैं यहाँ 2x² प्लस 4x प्लस c करूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ 2 रख लेते हैं, अगर मैं इसको ही हटा दूं तो अभी भी क्वाड्रेटिक है ना? क्यों? क्योंकि आप इसको अभी भी ऐसा कह सकते हो कि सर 0x प्लस 2 या प्लस 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि मैक्सिमाइज पावर 2 है, क्वाड्रेटिक हुआ। लेकिन अगर मैं इस a को, ये a की वैल्यू है ना, अगर इस a को ही 0 कर दूं तो ये रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा। जबकि क्वाड्रेटिक में तो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमाइज पावर 2, फिर तो वो 0 में चला गया, 0 में से कांस्टेंट वाले में चला गया, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब कि जहां a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अब यहां भी तो यही कंडीशन हो गया, अगर ये 0 हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यहां भी कंडीशन यूज करते हैं कि a नॉट इक्वल टू द 0। तो हमेशा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर मतलब 1 पावर, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर, क्यूबिक मतलब 3 पावर, तीनों में a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अपनी जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को डिनोट नहीं करेगा। आपके समझ में आया होगा कि यहां जो है a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन में रहना चाहिए। तो लीनियर जिसमें 1 पावर, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 पावर, क्यूबिक जिसमें 3 पावर। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। किसमें आते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कॉपी और पेन निकालिए, उसको नोट कीजिए। आते हैं अगले टॉपिक पे। तो आते हैं लास्ट जीरो पॉलिनोमियल में। जीरो पॉलिनोमियल को हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसको। अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करूं कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन दी हो, क्या दी हो? लीनियर इक्वेशन, जहां वेरिएबल की पावर मैक्सिमाइज 1 होगी। तो मान लीजिए आपके पास ax प्लस b दिया है। क्या दिया है? ax प्लस b। और जो अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। वो बात हम कर चुके हैं कि 0 के बराबर नहीं होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जहां लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए। अब अगर मुझे कहा जाए यहां से x की वैल्यू निकालो, तो मैं बोलता हूं माइनस बी बाई ए। क्या बोलूंगा? माइनस बी बाई ए। यही तो बोलूंगा, क्योंकि b यहां गया माइनस और a गया डिवाइड में। तो मुझे x की वैल्यू क्या दिखाई देती है? a दिखाई देती है। तो हमने जीरो पॉलिनोमियल उसको कहा, किसको? जहां लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए, वही क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाता हूं कि जीरो पॉलिनोमियल का क्या रोल है। जीरो पॉलिनोमियल का क्या रोल है, तो देखते हैं आगे की जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो आगे देखते हैं कि हम जीरो पॉलिनोमियल में हमने बोला कि जीरो पॉलिनोमियल को समझने के लिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है, हमने बोला अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हमने माना कि हमारे पास कोई रियल नंबर अल्फा है और जो किसको डिनोट करता है? जीरो पॉलिनोमियल को। तो मैंने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जब लीनियर के इक्वल टू में 0 हो जाए। तो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने इक्वल टू 0 किया। तो जब हमने पहले समझा था कि हमारे पास ax प्लस b इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें x की वैल्यू क्या दिखाई देती है? क्योंकि हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या? px। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या? px इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूं? उसके ax प्लस b कर देता हूं। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं x की, तो मैं क्या बोलूंगा कि हमने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल तो भैया वो होगा जिसके इक्वल टू 0 होगा। तो हमने इसके इक्वल टू 0 किया। अगर x की वैल्यू निकाली तो माइनस बी बाई ए हो गई। तो हमने क्या पाया कि x की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए। सिमिलरली हमें ये पता है कि जब हम जीरो पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। तो ऑब्वियसली अगर अल्फा एक पॉलिनोमियल हो, क्या हो? जीरो पॉलिनोमियल हो, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आएगा। ये बात समझ में आती है कि हमने क्या समझा कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया हो, अगर वहां से x की वैल्यू निकाले माइनस बी बाई ए आती है, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई ए आएगी। क्या आएगी? b बाई ए आएगी। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, किसके साथ कंपैरिजन करूं? इसके साथ। तो मेरे समझ में क्या आता है? माइनस b, मतलब कि ये जो मेरा b था, b कौन है? कांस्टेंट है। b कौन है? कांस्टेंट, क्योंकि अकेली वैल्यू है 1 2 3 4। तो मैंने क्या लिखा? b बाई ए। और माइनस, तो मैंने ये समझा कि ये माइनस है, और इस b को क्या कह सकता हूं मैं? ये b कौन है? कांस्टेंट है। तो मैंने इस b का नाम कौन दिया? कांस्टेंट दिया। अपॉन a कहा, a कौन है मेरा? a कौन है भैया? कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, x के साथ जुड़ा हुआ टर्म तो कोएफिशिएंट कहलाता है, पिछली क्लास में पढ़ा है हमने। तो
वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ टर्म क्या कहलाएगा? तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। तो हमने ये समझा कि जब हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है माइनस बी बाई ए, और हम इसको माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसी बात को अगर हम समझें तो हम ये कहेंगे कि इसको ग्राफिकली भी हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो ग्राफिकली में हम देखते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ सॉल्व करें तो हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। क्या? कि मान लीजिए हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक क्या दिया हो, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल हो, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई लीनियर टर्म दिया हो। क्या दिया हो? लीनियर टर्म। मान लीजिए वो लीनियर टर्म हमारा हो, लीनियर टर्म हम क्या ले सकते हैं कि हम कोई एक लीनियर टर्म लेते हैं जो लीनियर टर्म क्या बनाए। मान लीजिए मेरे पास कोई लीनियर टर्म है, एग्जांपल ले लेते हैं बुक से, है ना। लीनियर टर्म का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 2x माइनस 5। क्या है? px इक्वल टू 2x माइनस 5। क्या मैं इसी बात को ये भी बोल सकता हूं क्या? y इक्वल टू 2x माइनस 5। भैया ये 9 में पढ़ा है ना हमने कि अगर हम किसी को ग्राफ से दिखाएं तो y इक्वल टू 2x माइनस 5, हमने इसको y से कंपैरिजन कर लिया। अब यहां से हम 9th वाली एक मेथड लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं मेथड? देखिए वो मेथड क्या करेगा कि अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, क्या करना हो? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इसी बात को हम क्या कहेंगे? यही कर लेते हैं। अगर इसी बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास ये y है और ये मेरा x है। चलो यहाँ x कर लेते हैं, यहाँ x है और ये मेरा y है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। दो ही निकालते हैं, काफी है, 2 पॉइंट काफी होते हैं किसी चीज को समझने के लिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूं, क्या रख लूं? x की वैल्यू 1 रख लूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 और 2 × 2, 2 में से -5 मतलब -3 मिलेगा। और अगर मैं x की वैल्यू सपोजन 4 रख लूं तो 2 4 जा 8, 8 - 3 यहाँ 3 मिलेगा। तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मुझे क्या मिलता है? ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, दैट इज सॉरी x एंड x डैश नेगेटिव चलेगा एंड y एंड y डैश नेगेटिव चलेगा। तो हमारे पास मैक्सिमाइज 1 4 3 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं तो पहले हमने x में जाना है 1, y में -3, तो ये रहा 1 और y में -3, y में -3, हाँ y में -3। अगर हम x में क्या चलते हैं? 1 चलते हैं, x में 1 चले, x में हम 1 चले और y में चले हम क्या? -3 और y का नेगेटिव इधर -3 कहाँ है? यहाँ है। तो हमने इसको नाम दिया क्या? 1, -3। उसके बाद 4, 3 हम x में चलते हैं कितना? 4, x में चले हम 4 और y में चलते हैं कितना? 3, y में चले हम 3, ये चले y में हम 3 और हमें क्या मिलता है? ये है हमारा 4, 3 और इनको एक सीधी लाइन से मैच कर लेते हैं। ऐसे क्या कर लिया? ऐसे मैच कर लिया, ऐसे मैच कर लिया। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो समझ सकते हैं आप कि स्केल का यूज नहीं हुआ है। तो इन दोनों लाइन को मैच कर लिया। अब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ से कि लाइन क्या कहती है। अब देखिए लाइन कहाँ कट हो रही है? कहाँ कट हो रही है? यहाँ कट हो रही। तो मैं अप्रोक्सीमेटली कहाँ मानूं? से 2.5 मान सकता हूँ ना। तो मतलब ये कट होने वाला पॉइंट 2.5, 0 क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पे कट हुई है, y पे तो कहीं गई नहीं, तो y तो 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5, 0। क्या इस 2.5, 0 को मैं और भी क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकते हैं 5/2। यस, ऑब्वियसली मैं इसको ये भी कह सकता हूँ क्या? 5/2, 0 ऐसा भी कह सकता हूँ। अब देखिए एक बात समझते हैं। मैंने जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया
तो मेरे पास इस कट होने वाले पॉइंट, कट नहीं बोलेंगे एक्चुअली, कट थोड़ी इसका बोलेंगे क्या, पासिंग थ्रू होती है ना, पासिंग थ्रू कह सकते हैं, है ना। जब ये लाइन पासिंग थ्रू होती है और जब यहां से होकर के गुजरती है तो ये पॉइंट हमें क्या मिलता है, 5/2, क्या मिलता है, 5/2, 0। तो फाइनली मैं ये कहूं कि मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 5/2 मिली, 5/2 मिली और y की 0 मिली। अब देखिए यही इक्वेशन इस पॉलिनोमियल को 2x - 5 बोला, क्या बोला, 2x - 5, और ये मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो x की वैल्यू 5/2, और अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली करूं, क्या एल्जेब्रा से करूं, और इक्वल टू 0, 2x, इसको यहां भेजा जाए तो पॉजिटिव, और x की वैल्यू 5/2, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, ऑब्वियसली सेम है। तो हम क्या पाते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या मिलती है, सेम मिलती है, क्या मिलती है, सेम मिलती है। तो मैं ये कहूंगा, क्या मैं एक बात समझू यहां से, मान लीजिए हमारे पास कोई एक जो है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो, तो लाइन कहां कट होती है, एक जगह पर, कहां पर होती है, एक जगह पर। तो हमारे क्या समझ में आता है कि अगर लाइन एक जगह पर कट है, कहां पर, एक जगह पर कट है, तो मेरे को एक जीरोस मिल जाता है, क्या मिलता है, एक जीरो मिलता है, एक्स की वैल्यू मिलती है ना, एक्स की एक वैल्यू मिलती है तो एक जीरो मिलता है। अगर सपोजन ये ग्राफ कुछ ऐसा चले, अगर ग्राफ हमारा ऐसा चले, मतलब यहां कट, यहां कट, यहां कट, तो इसका मतलब 3 जीरो ग्राफ कटने का मतलब क्या है कि ये क्या करते होंगे, 3 जीरो मिलेंगे। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, उसका ग्राफ ऐसा मिले तो मतलब कितने, 3 जीरोस मिलेंगे। अगर एक जगह कट हुआ तो 1 जीरोस मिलेगा। ये बात समझ में आई ना हमारे, कि अगर क्या हो, कोई ग्राफ दिया हो और जितनी जगहों पर कट हो तो हम क्या कहेंगे, उतने ही जीरोस मिलते हैं। अब यही बात अगर यहां लागू हो जाए, कोई पॉइंट ऐसा करते हुए जाए, कैसे जाए, अगर कोई पॉइंट ऐसा जाए, और मैंने एक चीज और यहां जो है पाई है कि जीरोस हमेशा एक्स एक्सिस पर ही मिल रहा है। कहां पर मिल रहा है, एक्स एक्सिस पर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर है, और यहां एक्स पर पॉइंट कौन है, ये और ये। तो इसका मतलब इस ग्राफ में, जिसके भी ये ग्राफ होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। तो हमें इस y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कहां मिलते हैं, एक्स एक्सिस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस बात को समझा कि अगर किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितनी लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट होती हैं, पास थ्रू होते हुए जाएंगी, उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन हम बना लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स कर लेते हैं, ऑफ पी एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मतलब मैंने क्या कहा था पहले भी कि एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर ये ग्राफ क्या करेगा, इससे होते हुए जाएगा या इंटरसेक्ट करेगा जितने पॉइंट पर, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने यहां ये पढ़ा कि नंबर ऑफ जीरोस कौन होंगे, जितने पॉइंट पर जो है पी एक्स क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बात हमारे समझ में आई कि जितने पॉइंट पर क्या करेगा, कट करेगा, उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसी के बेस्ड ऑन जो है एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कहता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम polynomial px इक्वल टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द px इन ईच ऑफ द केसेस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस इसमें फाइंड करने हैं, और जैसे कि अभी हमने जस्ट बात की थी कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका क्या है किसी पॉलिनोमियल में, कि x एक्सिस में जितनी बार कट करे वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो पहले पार्ट में आते हैं, हम देखें तो ये जो पॉइंट, ये लाइन जा रही है, ये जो पॉइंट है कहां कट होता है, y एक्सिस पे कट हो रहा है। तो x पे तो हो नहीं रहा, तो यहाँ तो जीरो होंगे नंबर ऑफ जीरोस। कितना होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, जीरो। आगे बढ़ते हैं, यहां देखें तो x एक्सिस ये है हमारी, तो कितनी बार कट हुआ, 1 टाइम हुआ, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में,
नंबर ऑफ जीरोस अगर हम देखें तो इस एक्स एक्सिस में यहां और यहां 2 टाइम कट होता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2 हो गए, डायरेक्टली कर रहे थे। और फिर यहां आते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस में चेक करेंगे 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए 4 हो गए। आगे आते हैं एक्स एक्सिस ये है नंबर ऑफ जीरोस 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए 3, क्योंकि 3 बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे, यहां हम कहेंगे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं एक्स एक्सिस पे 1 2 3, तो कितनी बार क्रॉस हो रहा है 3 टाइम, तो हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस पर जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।